प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल एकेडमी में। आज के इस क्लास में हम लोग एक टेस्ट को कवर करने जा रहे हैं। परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाले हैं। आपका तैयारी का लेवल क्या है, आप क्या क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, जितना भी आप पढ़े हैं उनमें से कितना क्वेश्चन आप कितना सवाल का आप जवाब दे पाते हैं, कितना क्वेश्चन आपसे हल हो पाता है, उस चीज की आज जांच करना बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये लाइव टेस्ट 1 में आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे और पूरा क्लास को कवर करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। फिर मैं ये बात को कह रहा हूं ताकि आप अपने मूल्यांकन कर पाए, आप अपने असेसमेंट कर पाए, सेल्फ असेसमेंट यानी खुद मूल्यांकन कर पाए कि हमारा तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है, तो पहले आप लोग जमकर के शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्लास का सबसे पहला आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पहले जमकर के शेयर कर देंगे ताकि वो सारे बच्चे आ जाएंगे जो अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आया, पूछा गया है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया। तो सबसे पहली बात आप ये बताइए, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज कम से कम, है ना, आज कम से कम, क्योंकि ऑफर दिए हैं, बच्चों को पता नहीं है, बहुत सारे बच्चों को, आज कम से कम ईमानदारी से आप लोग शेयर कीजिएगा। कम से कम 5 बच्चों को लेके आना है शेयर करके। ठीक है, और जो टारगेट आप लोगों को दिए हैं इसको पूरा करना, 250 प्लस वॉचिंग करके दिखाना आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं कि भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान जो बनाने का जो मसौदा तैयार किया था वो पंडित नेहरू, है ना, इसका मतलब खाका लेकर के रखे थे कि भारतीय संविधान तैयार होगा। अब एक बात बताओ, भारतीय संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लग गया। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लग गया। अब एक बात यह बताइए कि जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान को बनाने में इतना समय लगा, लेकिन यह फाइनली बनके कब तैयार हुआ था बाबू? तो यह 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया। लेकिन क्या उसी दिन हम लोग लागू कर सकते थे? क्या उसी दिन हम लोग लागू कर सकते थे? यस या नो? बिल्कुल, हमारे संविधान निर्माता उसी दिन हमारे देश में संविधान को लागू कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किए? क्योंकि हम लोग जो है जनवरी का वेट किए, 26 जनवरी का, है ना, तो 26 जनवरी का वेट किए ताकि, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत को आजादी दिलाने के लिए हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे, इसलिए 26 जनवरी का वेट कर रहे थे। तो फाइनली हमारा संविधान जो लागू होता है प्यारे बच्चों, वो कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती थी? सबसे पहली बात यह बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है? यह ऐसी सभ्यता है जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। एक बात अब बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। किसने किया भाई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और एक बात बताओ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया वालों को सबसे पहले किसने बताया? हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया वालों को सबसे पहले जॉन मार्शल ने बताया था। किसने? जॉन मार्शल ने बताया था। कब बताया था? तो 1924 में बताया था, है ना। 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई का काम करते हैं और एक सभ्यता का पता चलता है जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। और ये हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि सबसे पहले खुदाई का काम हड़प्पा में किया गया, और इसका नाम सिंधु सभ्यता भी पड़ गया क्योंकि यहां सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। अब एक सवाल हम आपसे पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने की। अब यहां सिंपल सा पूछा गया है कि इसकी सभ्यता के बारे में दुनिया वालों को किसने बताया? तो दुनिया वालों को जॉन मार्शल ने बताया। कब बताया? 1924 में बताया। जैसे कि आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बहुत सारी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, जितनी सभ्यता है उनमें से एक सभ्यता आपका हड़प्पा सभ्यता है। अब प्यारे बच्चों, एक सवाल आपको पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। अब यहां जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेलखरी। सेलखरी क्या होता है? यह मुलायम पत्थर होता है। मुलायम पत्थर का नाम होता है सेलखरी। मुलायम पत्थर का नाम क्या होता है? सेलखरी। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेलखरी से बनी होती थी और सेलखरी मुलायम पत्थर का नाम होता था। अब एक बात बताओ, मोहर किस काम में आता था भाई? तो मोहर व्यापार के काम में आता था। मोहर का प्रयोग व्यापार करने के लिए किए जाते थे। इसके बारे में कई बार हम चर्चा किए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। अब बताइएगा लोहा, अरे लोहा के बारे में जानकारी ही नहीं था। लोहा के बारे में हड़प्पा वासियों को जानकारी ही नहीं था। कांसा तांबा के बारे में जानकारी था, लेकिन सेलखरी से क्या बनता था? मोहर बनता था। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सबसे पहली बात, एक सवाल आपसे यह बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बताओ।
तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है ना। सबसे बड़ा नगर की बात करें, सबसे बड़ा नगर कौन सा है भाई, वो मोहनजोदड़ो है। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, आर.डी. बनर्जी ने की, राखल दास बनर्जी ने की मोहनजोदड़ो की खोज। कब किया भाई, तो कब किया, 1922 में किया, है ना। मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। आपको पता होगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को, 22 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, उन्हीं में से एक भाषा सिंधी भाषा है, समझ गए। अब मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की, 1922 में आर.डी. बनर्जी के दौरान। तो सिंपल पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है बाबू। कौन सा भाषा, सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखल दास बनर्जी ने की। कब किया भाई, 1922 में किया। और सबसे बड़ा नगर कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, सबसे, अब हम आपसे पूछेंगे कि भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है भाई, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में, है ना। ये सारे 4 महानगर हैं। तो आप आंसर दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा नगर की अगर बात करें तो मुंबई हो सकता है, चेन्नई हो सकता है, आपको डेटा अगर आपके पास है तो। लेकिन यहां आपको आंसर देना है कि सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारे बी लोग हो जाएंगे, समझ गए। अब देखिएगा बनावली किस राज्य में है बाबू। अब एक बात बताओ, जिस तरह से हम जानते हैं कि भारत एक देश है, भारत एक देश नहीं, एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य है। और इस साम्राज्य में अलग अलग जगह हैं, अलग अलग नगर है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई, हैदराबाद, यूपी, है ना, सारे जगह हैं, कई जगह कई नगर हैं। तो उसी तरह से हम आपसे पूछते हैं कि बनावली किस राज्य में है। तो जिस तरह से आपको पता है बनावली के अंतर्गत उसके बाद हड़प्पा हो जाएगा, बनावली हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, तो कई प्रकार के नगर हैं। तो ये सारे नगर जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते थे। और बनावली जो है ये आपका हरियाणा के अंतर्गत आता है, बनावली हरियाणा के अंतर्गत आता है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि मगध की प्राचीन राजधानी क्या है, कि मगध जो है, मगध की बात करें तो 16 महाजनपद में से, 16 महाजनपद में से, महाजनपद में से सबसे बड़ा जो था वो था कौन सा, मगध था। और महाजनपद का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। महाजनपद का मतलब होता है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर के, बहुत सारे जनपद मिलकर के जो एरिया बनता था उसको कहेंगे महाजनपद। तो इस तरह से टोटल 16 महाजनपद अपना एग्जिस्ट में आया, अपना अस्तित्व में आया। तो 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली और सबसे मजबूत जो था वो मगध था। और मगध की स्थापना किसने की बाबू, बिंबिसार ने। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राजा बनते हैं, अजातशत्रु के बाद उदयन राजा बनते हैं। अब एक बात बताओ कि मगध की प्राचीन राजधानी ने पुरानी राजधानी क्या थी, तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरे था, है ना, मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरे था। लेकिन मगध के जो संस्थापक हैं बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राजा बनते हैं, बिंबिसार की हत्या करके, फिर अजातशत्रु की हत्या करके उनका बेटा उदयन राजा बनते हैं। तो उदयन के समय में राजगिरे से पाटलिपुत्र ले जाया जाता है मगध की राजधानी को। तो पुराना राजधानी की अगर बात करोगे तो मगध का पुराना राजधानी राजगिरे हो जाएगा, क्लियर। अब देखो क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, तो क्षेमेंद्र जो है प्यारे बच्चों, विरहद और मंजरी ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम है विष्णुगुप्त भी नाम है इनका, और साथ ही साथ इनको चाणक्य भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र किनके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडिका का लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक कौन है। सबसे पहली बात बताइएगा कि चाणक्य की बात करें तो चाणक्य ने क्या लिखा था, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, जिनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो इनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, इनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। और अर्थशास्त्र की बात करें प्यारे बच्चों तो अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में इसमें वर्णन नहीं किया गया, इसमें पॉलिटिकल बातें लिखी गई है, यानी पॉलिटिकल चीजें इसमें कही गई है, समझ गए। तो आपको यह याद रखना है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज जो लिखा था भाई, तो मेगास्थनीज, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, किस भाषा में, यूनानी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में, यूनानी भाषा में। तो याद रखिएगा इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज हैं, जो यूनानी भाषा में लिखे गए थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, है ना, क्या बन के, राजदूत बन के आए थे, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। वासुदेव कृष्ण जो है ये वृष्णि वंश के थे, यादव वंश के थे, ठीक है। वासुदेव कृष्ण की बात कर रहे हैं तो यादव वंश के थे, ठीक है। 5 पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन सा था, है ना। चैप्टर नंबर आपका क्वेश्चन नंबर दीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा से आंसर दीजिएगा इसका। 5 पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन सा था, ठीक है।
चलिए 9th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया। तो सबसे बड़ा भाई की अगर बात करें तो युधिष्ठिर जो है 5 पांडव में सबसे बड़ा भाई था। अब एक बात बताओ, जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था वो 18 दिन तक लड़ा गया था, पांडव और कौरवों के बीच लड़ा गया था जिसमें पांडवों की जीत हुई थी, और कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र वर्तमान में हरियाणा स्टेट में है। तो सबसे बड़ा भाई कौन था भाई? युधिष्ठिर था। अब अगला क्वेश्चन कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? तो मथुरा के शासक वंश को यदु कहा गया है। मथुरा के शासक वंश को, मथुरा कहा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, समझ गए? तो मथुरा में जो शासक थे, जो राजा थे, तो उसको महाभारत में यदु का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? यदु नाम से कहा गया है, समझ गए? बीजक में किसका उपदेश दिया गया? देखिए, एक है उपदेश दिया गया है, एक है विधवा महिला थी, है ना, उनके कोख से एक बच्चा का जन्म हुआ था जिनको आगे चल के कबीर का नाम दिया गया। कबीर का अर्थ होता है महान। और वो बच्चा जो है, विधवा महिला ने उस बच्चा को जब जन्म दिया तो उसको तालाब में फेंक दिया उनको, ठीक है, डर से। और उनको उठाया कौन? उस बच्चा को उठाया नीरू और नीमा नामक दंपति, उसको उठा करके उनका पालन पोषण किए। और कबीर आगे चल के मंदिर और मस्जिद दोनों का विरोध करते हैं, है ना, वो मंदिर मस्जिद दोनों का विरोध करते हैं। इसलिए कबीर पर आज भी सस्पेंशन है, आज भी एक तरह से कहीं ना कहीं शक, ये मतलब क्लियरेंस नहीं है कि कबीर क्या थे, हिंदू थे या मुस्लिम थे, है ना। तो कोई नहीं कह पाएगा कि कबीर हिंदू थे या मुस्लिम थे। अब बताइएगा बीजक में किसका उपदेशक है? तो कबीर का उपदेश दिया गया। कबीर का उपदेश बीजक में दिया गया है। और बीजक एक ग्रंथ का नाम है। बीजक क्या है बाबू? एक ग्रंथ का नाम है जिसमें कबीर का उपदेश दिया गया। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? भक्ति आंदोलन की बात करें तो इसको उत्तर भारत में लेके कौन आया? तो इसको उत्तर भारत में लेकर के आया रामानंद ने। उत्तर भारत में इसको लेके कौन आया? रामानंद। भक्ति आंदोलन क्या था भाई? तो भक्ति आंदोलन आपको पता है कि ब्राह्मणीय व्यवस्था के कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण हिंदू धर्म में सुधार किया जाने लगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था के कारण कर्मकांड काफी ज्यादा कठोर होते थे, जिसके कारण लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपना रहे थे। अब बौद्ध धर्म जैन धर्म को नहीं अपना रहे थे, मतलब अपना रहे थे, तो हिंदू धर्म को बहुत सारे लोग छोड़ रहे थे। तो हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया था। भक्ति आंदोलन में 2 प्रकार के संत हुए, एक हुआ अलवार, एक हुआ नयनार। भगवान शिव की पुजारी को क्या कहा गया? भगवान शिव के पुजारी को नयनार कहा गया, है ना। भगवान शिव के पुजारी को नयनार कहा गया। और भगवान विष्णु के पुजारी को क्या कहा गया भाई? भगवान विष्णु की पुजारी को अलवार कहा गया। तो 2 प्रकार के संत का उद्भव हुआ। अब इसी आंदोलन को हम लोग कहते हैं भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में कौन लेके आया? तो उत्तरी भारत में इसको रामानंद ने लेके आया। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आप लोग से शायद नहीं हो पाएगा, है ना। आप लोग जो है इतना वॉचिंग तो करा सकते हैं भाई, है ना, इतना तो टारगेट पूरा कर सकते हो यार, है ना। आप लोग जम करके शेयर कीजिएगा तो आप लोग हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और लाइक की भी संख्या बहुत कम है, तो लाइक इतना कम क्यों मिला है? तो लाइक भी कर देंगे सेशन को और जम करके शेयर भी कर देंगे। अब देखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ये साउथ इंडिया का सबसे बड़ा साम्राज्य होता है विजयनगर साम्राज्य। वो कर्नाटक में स्थित होता है और इसकी स्थापना 2 भाई मिलकर करते हैं। एक का नाम हरिहर, दूसरा का नाम बुक्का। तो हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अब एक सवाल ये बनता है कि इस साम्राज्य की स्थापना कब की जाती है? तो इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की जाती है। कब बाबू? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। एक बात यह भी है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुए? तो सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय। जिस तरह से आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा अशोक हुए, है ना, उसी तरह से अगर देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय हुए थे, ठीक है। अब देखोगे साउथ इंडिया में एक चीज है गोपुरम के बारे में। देखो भारत की अगर बात करें तो भारत के दक्षिणी राज्य में, भारत के जितने भी दक्षिणी राज्य हैं, बस कोशिश करो इतना तो वॉचिंग करा दो भाई, है ना, ताकि टीम भी खुश हो जाए। बैकग्राउंड में आपको लगता है ये क्लास के लिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए गोपुरम का मतलब क्या होता है? तो गोपुरम का मतलब होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। जो आप लोग मंदिर में पूजा वगैरह करने जाते हैं तो मंदिर का गेट, उसी को कहते हैं गोपुरम साउथ इंडिया में। तो उस समय गोपुरम यानी मंदिर का गेट जितना ज्यादा भव्य सुंदर दिखता था, उस राजा को, वहां के राजा को उतना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। तो राजा जो करते थे वो मंदिर का गेट का काफी ज्यादा मतलब उसका सजावट करते थे, उसको काफी ज्यादा सजाते थे। तो याद रखिएगा मंदिर का प्रवेश द्वार को हम लोग क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया? तो सबसे पहले इसको टैग किसने किया था, है ना, सबसे पहले इसको चखा किसने था? 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा इसका। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे पहले अकबर ने इसको चखा था, है ना, अकबर इसको टेस्ट किए थे। लेकिन जब तंबाकू का सीजन स्टार्ट हुआ तो तंबाकू से क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य में जितने भी राजा थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, उनको तंबाकू की लत पड़ने लगी। जब तंबाकू की लत लग गई सबको तो इन्होंने क्या किया, जहांगीर जब देखे, जहांगीर के काल में तंबाकू का लत सबको लग गया था, तो जहांगीर क्या किए कि तंबाकू पर बैन लगा दिए। जहांगीर क्या किए थे, तंबाकू पर बैन लगा दिए थे कि भाई तंबाकू का सेवन नहीं होगा आज के बाद से, क्योंकि साम्राज्य जो है, साम्राज्य के लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों पर हानि होती है और तंबाकू जो है ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जहांगीर ने उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार होता था, तो राजा का ही होता था, यानी सम्राट का। खालसा भूमि पर किसका अधिकार होता था, राजा पर, यानी राजा का, सम्राट का ही होता था। अब खालसा भूमि होता क्या है, इसके बारे में डिटेल्स चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, भारत आने से पहले बाबर कहां का शासक था। अब आप बताइए, बाबर भारत आए, मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा अकबर हुए, मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा अकबर हुए। अब एक बात बताओ, बाबर भारत में नहीं आए थे, इब्राहिम लोदी को वो हरा दिए थे दिल्ली में आकर के। इब्राहिम लोदी, देखो बाबर की बात करें तो वो यहाँ के नहीं है भाई, वो फरगना से आए थे, है ना। वो कहां से, फरगना से आए थे, फरगना से, अफगान की तरफ। तो बाबर भारत का थोड़ा ना, बाबर का जन्म भारत में नहीं हुआ, बाबर का जन्म फरगना में हुआ है। लेकिन याद रखना, भारत के कुछ लोग जो दिल्ली सल्तनत के राजा मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी इब्राहिम लोदी का दुश्मन थे। ये इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का राजा था, दिल्ली में ये शासन कर रहे थे, ये भारत का राजा था। लेकिन इसके राजा जो है ना, इसके दुश्मन, इब्राहिम लोदी के दुश्मन, इसको इनवाइट कर दिए, इनको, बाबर को इनवाइट कर दिए कि आप आइए भारत में आकर के अपने साम्राज्य स्थापित कीजिए, ठीक है। तो बाबर आते हैं अपनी सेना के साथ और वो लड़ाई लड़ते हैं इब्राहिम लोदी से, पानीपत की पहली लड़ाई, है ना, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ते हैं, पानीपत का पहला युद्ध लड़ते हैं। और वहां फरगना से आकर के बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं और वहीं से मुगल एम्पायर की स्थापना होती है ना। मुगल एम्पायर की स्थापना किसने की भाई, तो बाबर ने की। अगर बाबर यहां नहीं जीतता, इब्राहिम लोदी नहीं हारता, तो भारत में मुगल साम्राज्य का नींव नहीं पड़ता, है ना, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। तो सवाल यह बनता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की जो प्यारे बच्चों, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो याद रखना, ये आए थे कहां से, अफगानिस्तान के फरगना से आए थे। अब देखिएगा, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया, अकबर की बात करना। अब एक बात बताओ, एक सिंपल सा चीज है ना, याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा, मौर्य साम्राज्य का, है ना, साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुए, अशोक हुए। याद रखिएगा, हम थोड़ा सा बता देते हैं, मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा अशोक हुए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा, मुगल साम्राज्य, क्योंकि आपके इतिहास में दिए गए हैं, है ना, तो ये सारी चीज याद रखना है। मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा अकबर हुए, है ना, याद रखिएगा अकबर। उसी तरह से हम आपको पूछते हैं कि आपका विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा, विजयनगर, है ना, विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा जो हुए वो कृष्णदेव राय, है ना, कौन हुए भाई, कृष्णदेव राय, समझ गए। उसी तरह से एक सवाल हम ये पूछते हैं कि भाई बताओ कि जो आपका मगध साम्राज्य था, यानी 16 महाजनपद में से मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा, तो मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा अजातशत्रु, है ना, अजातशत्रु, याद रखिएगा अजातशत्रु। तो यहां चारों आपको याद रखना है। ये आपको कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताओ मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा अशोक, मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा अकबर, विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा अजातशत्रु। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यहां आपको पूछा गया है कि अकबर ने टोडरमल आदमी का नाम है, उसको दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया। भाई साहब, दीवाने अशरफ नाम से लगता है कि कौन बड़ा पद है, तो दीवाने अशरफ का मतलब होता है वित्त मंत्री, है ना, दीवाने अशरफ का मतलब होता है वित्त मंत्री, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। अभी हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला देवी, है ना, निर्मला, ऐसे कुछ नाम है, तो उन्हीं वही है हमारे देश के अभी वित्त मंत्री बनी हुई है,
है श्रीमती निर्मला देवी, है ना, वो बनी हुई है। वित्त मंत्री के अंदर में क्या होता है, उद्योग होता है ना, काम धंधे होते हैं, कितना पैसा होता है, कितना लेन देन होता है, ये सारा चीज वित्त मंत्री के अंतर्गत होता है। तो याद रखिएगा अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ जो वित्त मंत्री बनाया था वो 1585 को बनाया था। कब बनाया था? 18 नंबर क्वेश्चन। चलो बहुत अच्छी बात, 1585 को, सॉरी 1585 नहीं होगा, इसका होगा 1582, है ना, 1582 को बनाया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए लोग हो जाएगा। अब देखिएगा कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। सबसे पहले बताओ वास्को डब्बा वाला, है ना, वास्को डिगामा भारत आए थे। वास्को डिगामा भारत आए थे कि नहीं आए थे? ये 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आए थे और वो पुर्तगाली थे, है ना, वो केरल के कोचिकोड तट पर आए थे, दक्षिण भारत में आए थे, पुर्तगाली आए थे, 1498 में आए थे भारत। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन है? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली हैं। कौन? वास्को डिगामा, है ना, वास्को डिगामा पहले पुर्तगाली हैं जो आए थे, भारत की खोज उन्होंने की। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है? देखो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल क्लाइव होता है ना, लाइव यानी रॉबर्ट लाइव क्लाइव होता है, क्लाइव इसका प्रथम गवर्नर जनरल होता है। अब एक बात ये बताओ, एक बात हम ये पूछते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। अब बंगाल का विभाजन कब होता है? एक बात बताओ, तो बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन होता है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। तो यहां यह पूछा गया था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था। तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन कौन कर रहे थे? सबसे पहली बात बताओ, 1857 का विद्रोह स्टार्ट होता है किसके कारण? यानी वो चर्बी वाले कारतूस के कारण, है ना, वो तात्कालिक कारण होता है। मंगल पांडे उसका विरोध करते हैं और 10 मई को ये स्टार्ट हो जाता है, 10 मई 1857 को। और इस आंदोलन को देश में अलग अलग जगह में अलग अलग नेता जो है इनको लीड करते हैं, जैसे कि पटना में पीर अली, उसके साथ साथ बिहार में गोवर सिंह, है ना, जगदीशपुर में। तो याद रखिएगा लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व कर रहे थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिहार में कुंवर सिंह, बिहार में वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह भारत में नहीं बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और पीर अली पटना में, पीर अली पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। समझ गए? तो ये सारी चीज आप लोगों को याद रखनी है। आप लोग लाइक बहुत कम किए हैं, क्या बात है, लाइक बहुत कम किए हैं, तो लाइक की संख्या को पुराइए, कम से कम 200 पार कीजिए, है ना। तो आप लोग शेयर वगैरह सर, चलो ठीक है, आप लोग शेयर वगैरह कीजिएगा ताकि सारे लोग आ जाएंगे। आप लोग शेयर में काफी ज्यादा कमी रखे हैं आज, पता नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा कि इतना टारगेट आपको पूरा करने के लिए दिए हैं तो आपसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप लोग शेयर वगैरह कीजिएगा। अब देखिएगा कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन है? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डब्बा वाला, है ना। इसको बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना, बच्चों को हम बोलते हैं कि बताओ भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन है, यानी भारत की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा वाला नहीं बोलता, वास्को डब्बा वाला, इसका नाम का मजाक उड़ा दिया, है ना, वास्को डब्बा वाला बोलता है। समझ गए? तो वास्को डिगामा 1498 में भारत आते हैं और कोलंबस अमेरिका की खोज करते हैं। अरे कोलंबस भारत की खोज के लिए निकले थे, समझ गए, लेकिन वो बहकते अहकते भागते भटकते कहां चले गए? अमेरिका चले गए। तो अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। लेकिन एक सवाल है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन? तो वास्को डब्बा वाला, वास्को डब्बा वाला यानी वास्को डिगामा 1498 में भारत की वो खोज करते हैं। अब एक सवाल पूछा गया, जस्ट मैंने आपको बताया, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष से की गई? देखो बाबू, भारत में जितने भी आंदोलन हो रहे थे, भारत देश को आजादी दिलाने के लिए भारत देश में जितने भी नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, वह सारे नेता का कनेक्शन बंगाल से था, है ना। इसलिए अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि चलो बंगाल को ही बांट देते हैं बंगाल को ही बांट देते हैं, जिससे लोग जो है बिखर जाएंगे और यहां कोई मीटिंग होगा ना कोई सभा होगा, है ना। इसलिए बंगाल का उन्होंने हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। और बंगाल का विभाजन कौन करता है भाई? तो लॉर्ड कर्जन करते हैं। क्या नाम है इनका? है ना, ये कमीना का नाम क्या है? लॉर्ड कर्जन, है ना। लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल का विभाजन करते हैं। इसी के शासनकाल में बंगाल का विभाजन होता है और 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। इसका विरोध भी करते हैं, है ना, हमारे नेता इसको विरोध भी करते हैं। अब देखिएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म की अगर बात करें 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म, है ना, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था।
तो आपको रखना है 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कौन छात्र पाकिस्तान नाम दिया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सबसे पहली बात ये बताओ कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, है ना। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिस तरह से है उसी तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दुनिया का बड़े लेवल का ये सब यूनिवर्सिटीज हैं, याद रखिएगा। अब एक सवाल ये बनता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक कमीना है ना, एक कमीना का नाम है चौधरी रहमत अली। शायद ये सब अगर पैदा नहीं होते 2-3 आदमी ना, तो शायद भारत का विभाजन नहीं होता। तो चौधरी रहमत अली एक किताब लिखते हैं नाउ और नेवर, है ना, नाउ और नेवर, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना, अभी नहीं। तो किताब का नाम क्या है बाबू? अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब पाकिस्तान को लेकर कह रहे थे कि अभी अगर पाकिस्तान नहीं बना तो फिर फ्यूचर में कभी भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र होता है जिसने एक नारा दिया नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये चौधरी रहमत अली ये एक नाम देते हैं पाकिस्तान, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र होता है और वहां नारा देते हैं, पंपलेट लेकर के खड़े रहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो भारत का विभाजन यहीं से स्टार्ट होता है। पाकिस्तान नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने दिया था, समझ गए। और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनता है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री तो लियाकत अली बनते हैं, चौधरी लियाकत अली पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनते। देखो अगला पूछ लिया गया कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनते हैं। पाकिस्तान का जैसे ही बंटवारा हुआ उसको दे दिया गया, तो पाकिस्तान का पहला पीएम जो बनता है वो बनता है लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान का पहला पीएम बनते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना आप लोग टिक कर देते हैं, भाई मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुन के आप लोग टिक कर देते कि यही प्रधानमंत्री बना होगा, नहीं ये नहीं, ये बनते हैं वहां का क्या बनते हैं? गवर्नर बनते हैं, है ना, गवर्नर बनते हैं वहां का मोहम्मद अली जिन्ना, समझ गए। अब याद रखोगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भारत का पहला शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, पहला शिक्षा मंत्री। और भारत देश का पहला प्रधानमंत्री तो जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो याद रखिएगा लियाकत अली आपको टिक लगाना है, गवर्नर पूछेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना लगाना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, है ना, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया बाबू, इसी तरह से आप लोगों को आंसर देना है। चलिए किसी का कोई दिक्कत नहीं है। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, यह नारा किसने दिया? तो कई नारा फेमस हुए, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। और ये देश के बाहर सिंगापुर में, समझ गए, देश के बाहर ये नारा दिए थे कि दिल्ली चलो, एक मोटिवेशन के तौर पर ये नारा दिए थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? देखो टेम्पोररी के तौर पर, यानी मतलब अस्थायी तौर पर जो चुना गया था वो चुनाया गया था सी राजगोपालाचारी को, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष वो चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का यानी परमानेंट मेंबर चुना गया, सॉरी परमानेंट चेयरमैन चुना गया, परमानेंट यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की खूबी आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट होते हैं और इनका जन्म बिहार के सीवान जिले का एक जीरादेई ब्लॉक होता है, वहां इनका जन्म होता है। तो हमारे देश का प्रथम प्राइम मिनिस्टर होते हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज किसने की? तो बच्चा जानता है, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, समझ गए, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो 1922 में, जस्ट एक साल के बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है, समझ गए। तो ये सब चीज याद रखना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक की बात नहीं की गई है ना, आर्थिक क्रिया के बारे में बात नहीं की, इसमें राजनीति के बारे में बात की गई है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, जिसको क्या कहते हैं, जिनका अलग अलग नाम है, इनको क्या कहते हैं? इनको कौटिल्य को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं और इसको विष्णुगुप्त भी कहा गया है। इनको क्या कहा गया? विष्णुगुप्त भी कहा गया। अब एक बात बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये सलाहकार थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन थे? चाणक्य क्या थे? सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार। तो ये कौटिल्य क्या करते हैं? अर्थशास्त्र की रचना करते हैं, जिसमें वो भारतीय समाज के बारे में, साथ ही साथ भारत में क्या हो रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में भारत की स्थिति क्या थी, वो सारे चीज के बारे में अर्थशास्त्र में लिखते हैं। ये 12 क्लास वाला अर्थशास्त्र नहीं है बाबू, इसमें क्या किया गया है? इसमें राजनीतिक बातें कही गई है,
है ना, इसमें राजनीतिक बातें कही गई है। अब देखो, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तो चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में? 33 नंबर क्वेश्चन की बात करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, जो अभी भारत के पास नहीं है, वो बंटवारा के पास, पाकिस्तान के पास चला गया। तो ये जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे चाणक्य, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडवों ने जीता, है ना, पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था। और पांडव 5 भाई से थे, युधिष्ठिर सबसे बड़ा भाई था, ये कराया भी मैंने क्वेश्चन। उसके बाद भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला देखो, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण में जो है ना आपके वेद कितने हैं भाई? तो वेद 4 प्रकार के हैं, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो चारों प्रकार के वेद के श्लोकों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही लड़ा गया था, ठीक है। तो ये जो काउंटिंग है 18, इसको याद रखिएगा। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था, पुराणों की संख्या 18 है। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन पहला कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है उसको? धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहां होता है? भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर होते हैं, पहला तीर्थंकर का नाम है ना, पहला तीर्थंकर का नाम होता है ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर का नाम होता है पार्श्वनाथ। पहला तीर्थंकर की बात करोगे तो ऋषभदेव होता है, ऋषभदेव होता है। और साथ ही साथ 23वें तीर्थंकर की बात करोगे तो वो होता है क्या? 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था जी? 23वें तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। और है ना वो क्या था, मैंने आपको किसके मतलब अभी जस्ट हमने बोला 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है, हम भूल भी रहे हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन में, वैशाली में, और वो 24वें तीर्थंकर है ना। क्या वो है कौन? 24वें तीर्थंकर। तो ये महावीर जो है एक सिद्धांत जोड़ते हैं, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत, है ना। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत कौन जोड़ते हैं? महावीर जोड़ते हैं। तो याद रखिएगा। तो 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? 23वें तीर्थंकर हम भूल गए, तुरंत भूल गए, ठीक है। अब देखिएगा, पहला तीर्थंकर ऋषभदेव होगा, अंतिम तीर्थंकर आपका महावीर होगा, तो इतना याद रखिएगा। अब यहां मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो मेगास्थनीज जो भाई, तो ये आए थे आपका इटली से नहीं, ये आए थे मोरक्को से। मेगास्थनीज कहां से आए थे? मोरक्को से आए थे। नहीं, सॉरी, मेगास्थनीज जो आए थे वो यूनान से आए थे। मेगास्थनीज यूनान से आए थे। यूनान के राजा सेल्यूकस मेगास्थनीज को राजदूत बना करके भारत के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं। और वो यहां आकर के क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं क्या लिखते हैं जी? मेगास्थनीज आकर के इंडिका लिखते हैं। इंडिका किस भाषा में? यूनानी भाषा में। और इटली से कौन आते हैं? निकोली कोंटी इटली से आते हैं। मोरक्को से कौन आते हैं? इब्न बतूता मोरक्को से आते हैं। और यहां आकर के किताब और रहला वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोगों को याद रखनी। यूनान से वो आए थे। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक व्यापारी था नहीं, वो एक राजदूत था। मेगास्थनीज एक राजदूत था जो कहां का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। और यूनान के राजा सेल्यूकस मेगास्थनीज को राजदूत बना करके भारत भेजे थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यहां आकर के उन्होंने क्या लिखा? इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, जो यूनानी भाषा में लिखा गया। और उसमें क्या चर्चा की गई है? भारतीय समाज के बारे में चर्चा की गई है। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो ये सभी के सभी आनंद और उपाली के कहने पर ही ना विनय पिटक और सुत्त पिटक तैयार किया गया। पढ़ाए हैं चैप्टर 4 में, याद है कि नहीं? आनंद और प्रथम बौद्ध संगीति जो होता है, राजगिरे में प्रथम बौद्ध संगीति होता है। राजगिरे में प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ, तो उसी समय जब पहला ये लोग अपने स्मरण के तौर पर इनको जो भी चीज याद था, तो उपाली और आनंद जो भी चीज बताते हैं तो उसको विनय पिटक सुत्त पिटक में लिखा जाता है ना। तो ये सारी चीज याद है, हम बताए थे चैप्टर 4, याद करो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारत, हम पढ़ाए थे इसको, समझ गए। तो ये कश्यप, उनके बाद है आनंद हो जाएंगे, सरीपुत्र, उनके बाद गोवर्धन, ये सभी के सभी उनके क्या है? गौतम बुद्ध के चेला थे। अब देखोगे बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? सम्यक चरित्र नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखो गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? तो बच्चा जानता है कि कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में, नेपाल में उनका जन्म होता है। और गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म को फैलाने का काम करते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी में होता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये पहला उपदेश अपना कहां देते हैं? सारनाथ में देते हैं। इसलिए बौद्ध संघ की भी स्थापना पहला कहां होता है? सारनाथ में होता है। इतना चीज याद रखेंगे। दिल्ली किस सल्तनत के लाख बक्से के नाम से जाना जाता है? तो ये पागल शासक थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इनका फैसला एक ऐसा फैसला था, है ना, इनका फैसला
जो है मानना पड़ता था, तो पागल कहा जाता है इनको इतिहास में। तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। रूस में भारतीय विद्या का जनक जीएस लिविदेव को कहा जाता है। जीएस लिविदेव एक रूसी वैज्ञानिक है ना। जीएस लिविदेव कौन है? एक रूस के रहने वाले थे। जीएस लिविदेव रूस के रहने वाले थे और इसको भारतीय विद्या का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया, है ना। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल इब्न बतूता जब मोरक्को से आए थे तो वो लाहौर में, क्योंकि उस टाइम भारत तो बना नहीं था, तो लाहौर में वो देख रहे थे कि एक छोटी लड़की को, है ना, जबरदस्ती आग के पास लेके जाया जा रहा है जलाने के लिए। क्या करने के लिए? जलाने के लिए। ठीक है, तो इब्न बतूता, है ना, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल इब्न बतूता ने प्रस्तुत किया। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक में मिलता है। ठीक है, रामानंद के शिष्य कौन थे भाई? तो रामानंद के शिष्य कबीर। ये सभी के सभी रामानंद के शिष्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी लॉक हो जाएगा। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्कॉलर। जिसका अर्थ क्या होता है? स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है महान, है ना। जिसका अर्थ क्या होता है? स्कॉलर यानी महान। समझ गए? तो याद रखिएगा कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है महान। और कबीर का जन्म एक विधवा महिला के कोख में हुआ था। और जानवे करते हैं कि विधवा महिला के कोख में कैसे हो जाएगा भाई? जब उनका हस्बैंड नहीं है तो बच्चा का जन्म कैसे हो जाएगा? इसलिए वो महिला डर से कबीर को, बच्चा इतना छोटा बच्चा था, उनको तालाब में फेंक देते हैं। और वो बच्चा रोता है तो उधर से एक दंपति आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, नीरू और नीमा, है ना, जो मुस्लिम होते हैं, वो उठाते हैं उनको, उनका पालन पोषण करते हैं कबीर का। और कबीर आगे चल के एक बहुत बड़ा संत बनते हैं और एक ग्रंथ लिखते हैं जिनका नाम है बीजक। और बीजक में वो कहते हैं कि ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुस्लिम हूं, ना मैं काबा में हूं, ना मैं कैलाश में हूं। ये लाइन याद है? ये कबीर का ही लाइन है। ना मैं काबा में हूं, ना मैं कैलाश में हूं। काबा कहां है भाई? तो काबा सऊदी अरब में हज यात्रा करने के लिए इस्लाम धर्म के लोग जाते हैं, यानी मुस्लिम जाते हैं। और कैलाश कहां है? कैलाश मंदिर है जहां हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि ना मैं काबा में हूं, ना मैं कैलाश हूं, मैं सभी लोगों के हृदय में हूं, मैं प्रकृति के रग रग में हूं। समझ गए? तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब यहां देखना है कबीर का मतलब क्या होता है? महान। लेकिन एक बात यह है कि कबीर का अभी भी पता नहीं चला है कि ये क्या है, मुस्लिम थे या हिंदू थे, है ना। खैर, खोज करने वाले इसके पीछे पड़े हैं, ठीक है, लेकिन इसको कोई लेना देना नहीं है। अब देखो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सबसे पहली बात ये बताओ, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? स्तूप के बारे में आपने पढ़ा है चैप्टर 4 में, आपको स्तूप के बारे में हम अच्छा तरह से पढ़ाए थे। स्तूप का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप हिंदू धर्म के जितने भी लोग वो मंदिर में पूजा करने जाते हैं, इस्लाम धर्म के जितने भी लोग वो मस्जिद जाते हैं, तो स्तूप जो होता है वो बौद्ध धर्म का होता है जहां पूजा करने के लिए जाते हैं। और स्तूप का निर्माण कैसे होता है? वेदिका, हर्मिका, है ना, उसके बाद वेदिका कितने, जैसे कि पटना का गोलघर नहीं है, उसी तरह से स्तूप का हम फिगर बताए थे चैप्टर 4 में। तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश का रायसेन जिला में, है ना, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में सांची का स्तूप है। और इसको संरक्षण करने के लिए, है ना, शाहजहां बेगम, गुलबदन बेगम, सारे लोगों ने इनका काफी ज्यादा रखवाला किया था। और सांची का स्तूप को अंग्रेज लेके जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ के शासक शाहजहां बेगम उनको क्या किए थे, है ना, प्लास्टर का बना के उनको हाथ में दे दिए थे, लेके जाओ उसको, है ना। तो प्लास्टर का बना के दे दिया हाथ में, तो अंग्रेज या बेवकूफ हो गए, है ना, वो म्यूजियम में रखना चाहते थे। समझ गए? कृष्ण देव राय की रचना कौन सी है? सबसे पहली बात हम ये पूछते हैं कि कृष्ण देव राय है कौन? तो कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा है। कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा है। और कृष्ण देव राय जो है प्यारे बच्चों, ये विजयनगर साम्राज्य का होता है 1336 में हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। चैप्टर 7 में विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की रचना किसने किया? तो इसमें आमुक्त मालदे जो है एक ग्रंथ है। आमुक्त मालदे एक ग्रंथ है जिसमें कृष्णदेव राय के बारे में चर्चा की गई है। आमुक्त मालदे एक ग्रंथ है जिसमें कृष्णदेव राय के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा की। गोपुरम का मतलब क्या होता है? तो मैंने कई बार बताया, गोपुरम का मतलब होता है मंदिर का एंट्री गेट। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां बेगम ने, है ना। शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किया था। शाहजहां बेगम ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किया था। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा चीन में चल रहा था, चीन में। समझ गए? चीन के राजा क्या करते थे? अपने दरबार में इतिहासकारी को बैठा देते थे और अपना कार्य का ही उन्होंने वर्णन किया, है ना, अपना कार्य के बारे में लिखवाते थे कि हमने ये किया, हमने ये किया, यानी अपना ही इतिहास लिखवाते थे। समझ गए? तो आईने अकबरी, अबुल फजल कौन है? अबुल फजल अकबर के इतिहासकार हैं, अकबर के दरबारी इतिहासकार हैं। समझ गए? आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो भूमि को 5 भागों में। ऑप्शन नंबर हमारा बी लॉक हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने अंतिम जीवन का भाग जो बिताया था वो दक्षिणी भारत में जाकर के बिताया था। औरंगजेब, जिनको क्या कहा जाता है?
आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो यह दक्षिण भारत में जाकर के अपने जीवन का अंतिम भाग भी गया था। ठीक है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन होता है? अरे भाई बताओ, भारत का फरगना से कौन आए थे? बाबर आए थे। मैंने आपको बताया कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन होते हैं? मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन होते हैं? मुगल साम्राज्य के संस्थापक होते हैं बाबर। समझ गए? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर होते हैं और बाबर ही इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत का पहला युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो याद रखिएगा, बाबर हो जाएगा। क्लियर? अकबर अशोक इंसानियत को सिखा रहे थे, उसी तरह से अकबर दीन-ए इलाही चलाया था। समझ गए? तो दीन-ए इलाही कब चलाए थे? तो 1582 में। ठीक है, बंगाल में है शासन व्यवस्था, बंगाल में है शासन व्यवस्था की स्थापना। बंगाल में शासन व्यवस्था की स्थापना कौन करते हैं? क्लाइव करते हैं। अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगाली ने बम्बई क्यों दिया था? तो दहेज में दिया था। दहेज में दिया था वो, है ना, दहेज में दिया था। अंग्रेज किसको दिए थे? पुर्तगाली को। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से मिला? तो गोलकुंडा से मिला। ठीक है, गोलकुंडा का इससे मिला था, मतलब सुनहरा फरमान मिला था। ठीक है, अब देखो 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे ना विरोध करते हैं। मंगल पांडे इसका विरोध करते हैं कि हम जो है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। तो मंगल पांडे इसका विरोध करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल, है ना। नहीं, पाम्पस्टन थे, पाम्पस्टन। 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो पाम्पस्टन उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बने हुए थे। और उस टाइम चर्चिल की बात कर रहे हैं तो चर्चिल गांधी जी को क्या करे थे? नेगेड बिगर, है ना, नंगा फकीर उसको कहे थे। चर्चिल का एक लाइन याद है, नंगा किसको कहते हैं? गांधी जी को। ठीक है, कानपुर में विद्रोही नेता कौन है? तो कानपुर में विद्रोही नेता नाना साहब, यानी 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में नाना साहब कर रहे थे। कुंवर सिंह बिहार में, बेगम हजरत महल यूपी में, उत्तर प्रदेश में। समझ गए? तो याद रखिएगा, बिहार में कौन? कुंवर सिंह, कानपुर में नाना साहब, इतना याद रखना। फोर्ट विलियम किस शहर में है? तो फोर्ट विलियम जो है प्यारे बच्चों ये कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर हमारा डी लॉक हो जाएगा। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की? तो हंटर कमीशन, देखो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 65 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आंसर आप लोग सही दे रहे हैं। तो हंटर कमीशन की नियुक्ति जो है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन का नियुक्ति किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? है ना, बिल्डिंग देखो, पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग जो है किस यूरोपीय संघ का पहला गोदाम बनता है? वो तो डच कंपनी का। डच देखो, भारत में सब कोई आते हैं ना, फ्रेंच भी आते हैं, पुर्तगाली भी आते हैं, डच भी आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं टिक पाते हैं, अंग्रेज टिक जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज जो है वो टिक जाते हैं, भारत को लूटने के लिए वो रह जाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। नवाब सलीमुल्लाह की अगुवाई में बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो अखिल भारतीय ए.ओ. ह्यूम, है ना, सॉरी, ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में 1850 में इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी होता है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी डॉक्टर वेमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। आनंद मठ की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए लोग हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दास्तान का गठन जो है वो किया था जयप्रकाश नारायण ने। आपको पता है, जयप्रकाश नारायण के एक भाषण का, स्पीच का टुकड़ा दिया गया हमारे पाठ में, जो गांधी मैदान में वो भाषण दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। तो ये सारी चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो मुंबई अधिवेशन में। मुंबई अभी पहले नाम था क्या? बंबई, पहले कलकत्ता नाम था, अभी कोलकाता कर दिया। बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है, तो इसका नाम था पहले कलकत्ता, तो अभी कोलकाता हो गया। उसी तरह से अगर देखा जाए मुंबई की अगर बात करें तो पहले मुंबई नहीं नाम था, इसका बंबई नाम था। तो बंबई प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, संविधान सभा में उपदेश प्रस्ताव किसने लाया था? तो पंडित नेहरू ने लाया था, हमारे देश के पहला प्राइम मिनिस्टर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया। 75 नंबर क्वेश्चन, चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए थे। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा के लोग उपासना करते थे मातृत्व देवी की। उपासना का मतलब होता पूजा करना, मातृत्व देवी की। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का लोहा का ज्ञान नहीं था, बाकी सोना, तांबा, चांदी ये सब चीज के बारे में पता था। ठीक है, किस शासक को लिच्छवी का दोहित्र कहा जाता है?
तो यहां अगर देखोगे 79 में, ठीक है 79, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां अगर देखोगे तो इसको समुद्रगुप्त को लिच्छवी का दोहित्र कहा जाता है। लिच्छवी का दोहित्र, देखो लिच्छवी का दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इतना याद रखेंगे। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को महापिलुपति कहा जाता था, महापिलुपति। निम्न में कौन महिला संत थी? तो सारे के सारे, है ना, सभी के सभी, मीरा, अंडाल और क्राइकल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति सूफी परंपरा वाला चैप्टर में। तो तीनों के तीनों कौन है? महिला संत है। प्राचीन भारत का महाकाव्य का नाम बताइएगा, तो महाभारत। सबसे पुराना भारत का महाकाव्य जो है वो महाभारत है। रामायण की रचना किसने की? तो वाल्मीकि ने। वेद व्यास ने क्या किया? महाभारत की रचना की। मनु ने मनुस्मृति की रचना की। तो रामायण की रचना वाल्मीकि करते हैं, मनुस्मृति की रचना मनु करते हैं, और महाभारत की रचना कौन करते हैं? वेद व्यास करते हैं, महर्षि वेद व्यास। दुर्योधन की मां का नाम है गांधारी, ऑप्शन नंबर ए लोग हो जाएगा। महावीर ने पार्श्वनाथ, है ना, 23वें तीर्थंकर, हम नाम भूल रहे थे इनका, यानी जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ होते हैं। और अंतिम और लास्ट तीर्थंकर कौन होते हैं? भगवान महावीर। पहला ऋषभ थे। तो यहां क्या जोड़े थे? वो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़े थे। भगवान बुद्ध जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़े थे। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है, त्रिपिटक, विनय पिटक, है ना। त्रिपिटक का मतलब 3 ग्रंथ आ जाता है, अभिधर्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति, तो मैंने आपको बताया रावे पाकू, पा मतलब तीसरा में आता है तो पाटलिपुत्र में। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, ठीक है, चौथा कुंडलवन में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पहला बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में? पाटलिपुत्र में होता है। किसके समय में? राजा अशोक के समय में। राजा अशोक के समय में क्या होता है? इसी में अभिधर्म पिटक तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और पहला जो बौद्ध संगीति होता है उसमें 2 ग्रंथ तैयार किए जाते हैं, विनय पिटक और सुत्त पिटक। अभिधर्म पिटक तीसरा बौद्ध संगीति में होता है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है भाई। कौन बताएगा इसको? मेगास्थनीज बताए हैं। अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ, है ना, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद गजनी के साथ। 89, ठीक है। चलिए बताइएगा, तो 89 की अगर बात करें तो मोहम्मद गजनी के साथ वो भारत आए थे। ये सब चीज में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गजनी के साथ वो भारत आए थे। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? तो फाहियान आए थे। फाहियान जो है गुप्त काल में भारत आए थे बौद्ध धर्म की खोज के लिए। गुप्त काल को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। गुप्त काल को ही हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। रोशनी संप्रदाय के संस्थापक बायजीद हो जाएंगे। बायजीद इनके रोशनी संप्रदाय का संस्थापक है। ये आपका चैप्टर भक्ति सूफी से आया है। कबीर किसके से थे? कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? मतलब किस स्टूडेंट किसके थे, है ना। 92 क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो कबीर शिष्य जो थे प्यारे बच्चों वो रामानंद के थे। किसके? रामानंद के शिष्य थे, इतना याद रखिएगा। रामानंद के शिष्य थे, इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी लोग हो जाएंगे। अलवार की बात करें, अलवार संत किसकी पूजा करते हैं? तो मैंने बताया शिव की पूजा को नयनार संत वो शिव की पूजा को करते हैं, और अलवार संत वो जो है विष्णु की पूजा करते हैं। विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु की पूजा अलवार संत करते हैं, ठीक है। अब देखोगे कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी करते थे? तो कौन सा विदेशी यात्री भाई? तो ये आपका देखा जाए अफना से निकेतन और फर्नाउनो, ये दोनों के दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी लोग हो जाएगा। निकोली कोंटी जो है इटली से आए थे। निकोली कोंटी इटली से आए थे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला विजिट वही किए थे। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय हो जाएगा। इन्हीं के ऊपर आमुक्त मालदय रचना की गई है। किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर को। विजयनगर की राजधानी क्या था? हम्पी था। विजयनगर की राजधानी, जिस तरह से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र था, बाद में राजगिरी था, बाद में पाटलिपुत्र हो गया था, उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी होता है। अकबरनामा आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो अबुल फजल या फिर वेब सीरीज, ये ना सॉरी इसके अनुवादक अंग्रेजी भाषा में तो वेबरीज, जेरेट और ब्लैकमैन, है ना, तीनों के तीनों इनको क्या किए थे? अनुवाद किए थे। तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था, ठीक है, उसको बैन जहांगीर ने कराया था। समझ गए? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर की काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा में, ठीक है, अकबरनामा में अकबर के काल का इतिहास मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया। बच्चा बच्चा जानता है कि शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था, और साथ ही साथ जो है जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां हो जाएगा ताजमहल। ऑप्शन नंबर हमारा डी लोग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का इस क्लास में 100 क्वेश्चन हम लाइव टेस्ट के रूप में लेके आए थे। तो 100 में कितना लेकर के आए, यानी कितना बटे आया 100 आपका, 100 में कितना सही हुआ, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। और जो भी एडमिशन नहीं लिए हैं तो एडमिशन ले लेंगे।